दोस्तों हम अध्ययन कर रहे थे अच संधि का। संधियों का हम अध्ययन कर रहे थे जिसमें हमने देखा था कि जो संधियां हैं वो 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करना शुरू किए थे स्वर का। तो स्वर के अंतर्गत अब तक हमने देखा कि स्वर संधि जो है वो 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है दीर्घ संधि, इसका हमने अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद क्रमशः अब हम अध्ययन करेंगे दोस्तों गुण संधि का। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ ये बताती चलूं कि जो ये संधियां हैं पूरी तरह से वैसी ही हैं जैसी कि हिंदी में संधियां होती है। बस फर्क कितना है कि इसमें जो नियम होते हैं उन नियमों को किसी न किसी सूत्र या किसी नाम के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें गुण संधि का अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसे कि हमने कहा शुरू में ये अच संधि है। अच कहते हैं स्वर को, तो स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहते हैं। तो जो अच यानी कि स्वर है, मूल रूप से 5 स्वर होते हैं। कितने? 5। तो इन 5 स्वरों के ऊपर स्वर संधि आधारित होती है। कहीं छोटा, कहीं बड़ा, कहीं मिश्रित होकर के अलग अलग प्रकार के इसमें परिवर्तन होते हैं सभी संधियों में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि गुण संधि। गुण संधि में सबसे पहले हम इस गुण संधि को देखते हैं। गुण संधि कैसे होता है? 4 आपके सामने ये स्वर हैं, अ, ई, उ, री। 5 स्वर होते हैं, लेकिन इसमें शर्त क्या है? अ या आ के बाद, अ या आ के बाद क्या है ये शर्त? अ या आ के बाद कोई भी स्वर होता है। अ या आ के बाद जब कोई भी स्वर होता है, जैसे ई, उ, री, तो इनको क्रमशः क्या हो जाता है? यदि अ या आ के बाद पहला स्वर है ई, तो ई को गुण ए हो जाएगा, उ को गुण ओ हो जाएगा, री को अल हो जाएगा, री को अर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इनकी क्या समस्या है ये देखिए। अब हमने देखा कि जो गुण संधि है इसमें सबसे पहली शर्त क्या है कि प्लस, ये जो परिवर्तन मैं बता रही हूं, ये परिवर्तन इस जगह होगा। ठीक है, ये जो अ या आ है प्लस से पहले आपको ये सिचुएशन होनी चाहिए। इसके बाद जोड़ने के लिए गुण संधि में ये जो चारों प्रकार के स्वर हैं, यानी कि ई, उ, री और री, ये जो चारों स्वर है यानी कि अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे कहते हैं कि इनको जो गुण होगा इन्होंने पहले ही लिख दिया है कि ई के स्थान पर ए होगा, उ को ओ होगा, री को अर और री को अल होगा। ये देखो क्या होता है, री को र होना चाहिए, अर क्यों हो रहा है, और री को ल होना चाहिए, अल क्यों हो रहा है? तो इसके लिए संस्कृत में एक नियम है। नियम क्या है कि री और री, इनमें जो र और ल होने वाला है वो अपने साथ अ को लेकर के उपस्थित होगा, यानी कि अर और अल इनको कहा जाएगा। इस नियम के लिए जो सूत्र आता है उसे कहते हैं उरण रपरह, उरण रपरह। ठीक है, लेकिन आप सूत्र याद नहीं रखेंगे, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि री के स्थान पर अर होता है। क्या होता है? री के स्थान पर अर आदेश होता है। ठीक है, तो इस प्रकार गुण संधि कहां होती है? तो गुण संधि के लिए एक साधारण नियम बताएंगे कि अ या आ के पश्चात कोई भी स्वर होगा तो उसके स्थान पर क्रमशः अ के स्थान पर ए, ओ, उ के स्थान पर ओ, और री के स्थान पर अल और री के स्थान पर अर हो जाएगा। नियम समझ में आया? देखो क्या कहते हैं नियम, इस जैसे गणित में एक इक्वेशन होती है ना, ठीक इसी प्रकार यहाँ एक इक्वेशन है। अ या आ के पश्चात जब स्वर आते हैं, अ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर, तो कौन से स्वर बचे? मूल स्वर, यही चारों बचे। ये स्वर आएंगे तो इनके स्थान पर परिवर्तन हो जाएगा, ए, ओ, अल और अर। ठीक है, आ गया समझ में? देखिए, मुख्य रूप से जो अगर आपसे पूछते हैं कि गुण किनको होता है, तो 3 होते हैं गुण। कौन कौन से? ए, ओ और अ। अ होता है, क्या होता है? अ। जब ये री ऋषि के साथ आता है तो ये र लेके उपस्थित होता है, और री के साथ आता है तो ये ल लेकर के उपस्थित होता है, अर और अल, इस तरह से। ठीक है, तो अ या आ के बाद कोई भी स्वर होने के बाद ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, या री के स्थान पर अर और री के स्थान पर अल हो जाता है। इसे हम गुण संधि कहते हैं। अब दूसरा जो सूत्र पूछा जाता है संधि में, दूसरी बात वो ये पूछा जाता है कि गुण करने वाली सूत्र कौन सा है? तो आद गुण वो सूत्र है जिसके द्वारा क्या होता है? गुण संधि होती है, संधि कार्य। ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज, एक संस्कृत में एक और नई चीज है, वो क्या है? गुण संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? नाम को संज्ञा कहते हैं। गुण
किन किन को गुण होगा, ये नाम कौन सा सूत्र रखता है, तो नाम रखने वाला सूत्र यानी कि संज्ञा सूत्र कौन सा है, अदेंग गुण। तो यहाँ पर 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, तो संधि वाला सूत्र कौन सा हो गया, आद गुण। कौन सा हो गया, आद गुण। अब आपसे पूछे कि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, गुण संज्ञा करने यानी कि गुण का नाम देने वाला सूत्र कौन सा है, तो आप लिखेंगे अदेंग। ङ है ये, ङ अदेंग गुण। ठीक है, ये 3 प्रकार के सूत्र हो गए। अब चौथा जो प्रश्न आपसे यहां से पूछा जा सकता है, वो चौथा प्रश्न कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गुण संज्ञक नहीं है, तो अ, ए, ओ ये तो गुण संज्ञक हैं और इसके अतिरिक्त कोई भी चौथा जो कि गलत होगा उसे दे देगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि गुण किन किन को होता है, अ, ए, ओ 3 को गुण होता है। अब हम जानते हैं कि अ यदि ऋ ऋषि और री के स्थान पर हमको प्राप्त होता है तो क्रमशः यह ल और र को लेकर के प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गुण संधि समझ में आई होगी। अब इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि इनसे बाहर आपका कोई भी नहीं जाएगा। देखिए, ये वो प्रश्न है दोस्तों जो अक्सर पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो बार बार पूछे जाने वाला सबसे पहला और प्रसिद्ध उदाहरण आपके सामने है सूर्योदय। सूर्य धन उदय, ये 2 इसमें शब्द थे। अब आप पूछेंगे कि अगर सूर्योदय या फिर कोई संयुक्त शब्द दे देते हैं, उसको तोड़ना हमें नहीं आता, तो ये तोड़ना आप हिंदी में भी तभी सीखते हैं जबकि आपको दोनों शब्दों का ज्ञान हो, सूर्य और उदय दोनों का आपको पता है और ये बहुत ही आसान है। हिंदी के भी शब्द भी ऐसे ही होते हैं, सूर्योदय हिंदी में भी सूर्योदय कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य धन उदय, तो ऊ को गुण हमने क्या कहा था कि ऊ को गुण क्या होता है, ओ, तो ये लीजिए ऊ को गुण ओ कर दीजिए। देखिए इसकी प्रोसेस क्या है, देखिए यहां पर आपको शब्द दिया है सूर्योदय, तो सूर्य धन उदय ये हमको प्राप्त हुआ है। अब हम कर रहे हैं गुण संधि, तो यहां हमको प्राप्त है अ, तो हमारी शर्त भी क्या थी, अ या आ के पश्चात कोई सा भी स्वर हो जाए, तो ऊ स्वर है। तो हमने देखा कि गुण होता है ए ओ अर। ठीक है, तो अब ऊ को गुण क्या होता है, ओ, तो बस बिल्कुल इसको ऐसे की ऐसे यहां पर लगा दीजिए, सूर्य आ और ऊ के स्थान पर ओ हो गया है, सूर्य ओ और दय ये कर दीजिए। अब क्योंकि ऊ और अ के स्थान पर ही तो हुआ है ये परिवर्तन, अब इसको मिला दीजिए, सूर्योदय इस प्रकार से बन गया। आया समझ में। अब दूसरा एक और उसका उदाहरण देखते हैं, गण धन ईशः गणेशः। अब ये कैसे हुआ, आइए इसको देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमें क्या कहा गया था, गण धन ईशः। ठीक है, तो हमें कहा गया था जो ई है इसको गुण क्या होगा, ए होगा। अब ये ई का अर्थ है कि चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, दोनों के स्थान पर ही ए आदेश होता है। ठीक है, तो गण गण धन ईश, तो गण में है अ, तो स्थिति हमें वही प्राप्त हो रही है, अ और आ के पश्चात कोई भी स्वर हो, तो स्वर कौन सा है, ई स्वर है, तो ई को गुण हो गया है ए, तो इस प्रकार क्या सिद्ध हो गया है, गणेशः। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि अ ए ओ ये 3 गुण होते हैं। तो जहां कहीं भी ये मात्रा देखिए, आप देखिए सभी उदाहरणों में यही मात्रा है, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, देवर्षि। अब इसको देखते हैं, चंद्रधन उदय, तो चंद्रोदय ये हो गया है, ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो गया है, ओ आदेश हो गया है, चंद्र में ओ लग करके चंद्रोदय, इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया है। ठीक है, अब इसे देखिए, ये एक जो नया प्रकार का उदाहरण है इसको हम देखते हैं, देव देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, ये कैसे बनेगा, देव के बाद ऋ ऋषि है, तो ऋ ऋषि में यहां पर जो अ है, यहां पर क्या है, अ हमको प्राप्त हुआ है। ऋ ऋषि के स्थान पर हमने क्या देखा था कि हमको अ तो प्राप्त होगा क्योंकि अ भी एक प्रकार का गुण होता है, लेकिन अ कैसे प्राप्त होगा, र के साथ। ठीक है, देव का अ, देव अ अर और फिर क्या है, शी। ठीक है, अब इसको मिला देंगे, देव अ व में मिल गया, व पूरा हो गया, देव अर है तो इसको कहां लगा देंगे, देवार। ठीक है, शी तो र कहां चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से देवर्षि ये शब्द आपका सिद्ध हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके सामने है यहां पर महर्षि, महाधन ऋषि। ठीक है, महर्षि कैसे हुआ, महाधन ऋषि। ठीक है,
तो री ऋषि के स्थान पर यहाँ पर क्या आदेश हुआ है? अर। ठीक है, महर्षि अर हुआ है। ठीक है, कैसे होगा? महा धन ऋषि। ठीक है, अब यहाँ पर आ और री ऋषि इन दोनों के स्थान पर क्या हुआ है? अर। ठीक है, तो मह अर और शी इनको मिला दीजिए। ठीक है, महर्षि, इस प्रकार से रूप सिद्ध हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए, जो री का उदाहरण है वो है कदाधन ऋकार। जब कभी भी री का उदाहरण आता है तो यही दोनों उदाहरण आते हैं, एक तो तवलकार और दूसरा ही कदलकार। ठीक है, कैसे होगा? कदाधन ऋकार, तो ये बिल्कुल महर्षि की तरह होगा। कैसे होगा? री के स्थान पर बस अल लिख दीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या शर्त थी कि अ या आ के ठीक पश्चात जब कोई अगला स्वर होता है तो री को संस्कृत में स्वर माना है, स्वर। ठीक है, तलरी हमको स्वर प्राप्त हो गया है, तलरी के स्थान पर अब हमको प्राप्त क्या हो गया है? अल। और कारह, अब इसको मिला दीजिए, क दल कारह, इस प्रकार। इसी तरह तव धन ऋकारह, तलरी के स्थान पर अल कर करके इसको जोड़ दीजिए आपस में, तवल कारह। ठीक है, इसी प्रकार परह धन उपकारह, परोपकारह, ओ हो गया है इस ऊ को। ठीक है, रमाधन ईश रमेश, ये मैंने बार बार आपको समझाया है। गंगाधर उर्मी, उर्मी कहते हैं तरंगों को, गंगा की गंगा नदी की जो तरंगे हैं उसको गंगोर्मी कहते हैं। गंगाधर ऊ है बड़ा ऊ, तो उसको क्या हो जाएगा? ओ गंगोर्मी। इसी प्रकार उत्तम ऋण उत्तमर्ण, कैसे बनेगा ये देखो, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उत्तम, ठीक है, धन ऋण, तो म में है हमारे पास अ, तो अ के ठीक पश्चात हमको री ऋषि मिला है, तो री के स्थान पर हो गया है अर। फिर ण। ठीक है, तो अब इसको मिला दीजिए, उत्तम। ठीक है, उत्तम म में अ मिल गया, रा जो है अकेला रह नहीं सकता, आधा तो णा के ऊपर जाएगा, उत्तमर्ण, इस प्रकार से रूप सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये है गुण संधि के कुछ प्रमुख उदाहरण जहां से प्रश्न आते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूं तो गुण संधि से संबंधित अनेक उदाहरणों की हम भरमार लगा सकते हैं, लेकिन सच ये है कि आपकी परीक्षा के अंतर्गत इसी में से प्रश्न आते हैं, तो इन्हीं प्रश्नों का हम जितना अभ्यास करें उतना ठीक होगा। अगली हम स्वर संधि यानी कि स्वर संधि में तीसरे प्रकार की संधि हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वृद्धि संधि। ठीक है, तो आइए इस वृद्धि संधि का हम अध्ययन करते हैं। वृद्धि संधि आप हिंदी में भी जानते हैं, वृद्धि संधि होती है। अब जैसे कि मैंने गुण संधि में बताया, तो यहाँ पर दो प्रकार के आपको नियम मिलेंगे। एक नियम मिलेगा जो नाम रखने वाला है, जिसको बोलते हैं संज्ञा सूत्र या संज्ञा का नियम। दूसरा होता है संधि सूत्र। ठीक है, अब देखो कैसे। संज्ञा सूत्र यानी कि वृद्धि को वृद्धि कहने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरेचि, वृद्धिरादेच। एक सेकेंड, क्या नाम है इसका? वृद्धिरादेच। वृद्धि ही आत एच, ये कैसे कहेंगे? एच आ आई औ, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, यानी कि इनका नाम क्या है? वृद्धि है। जब कभी भी वृद्धि होगी तो आपको ये तीनों मात्राएं दिखाई देगी। कौन सी? आ की मात्रा, कौन कौन सी है ये? आ की मात्रा, आई की मात्रा और औ की मात्रा दिखाई देगी। जैसे गुण में अ, औ और अर, इस प्रकार की मात्रा दिखाई देती है। इसी प्रकार वृद्धि में आपको ये तीन मात्राएं दिखाई देगी, आ, आई, औ। ठीक है, तो इसी प्रकार संज्ञा सूत्र तो कौन सा हो गया? वृद्धिरादेच। और संधि सूत्र कौन सा है? जो आपके सामने है, वृद्धिरेचि। क्या सूत्र है? वृद्धिरेचि। ये सूत्र क्या कहता है कि इक्वेशन देखिए, ये मैथ्स की इक्वेशन की तरह ये इक्वेशन है, आपका नियम है ये। अ या आ के पश्चात जब कभी भी ए ओ आई औ आ जाए तो वृद्धि आदेश होता है, आदेश होता है। एक आदेश क्या होता है? देखो, प्लस के पहले और प्लस के बाद दो चीजें होती है हमारे पास, जैसे अ या आ हमने बताया, तो ये क्या कहते हैं? एक आदेश, यानी कि पहली वाली जगह और दूसरी वाली जगह के स्थान पर कोई एक आदेश होगा, इसे कहते हैं एक आदेश। इसे उदाहरण से और समझेंगे अभी। तो इन्होंने क्या कहा कि अ और आ के पश्चात यदि ए आई ओ औ होते हैं तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? वृद्धि एक आदेश हो जाएगा। वृद्धि केवल तीन ही प्रकार से होती है, आ आई औ, ये तीन ही मात्रा आपको जहां भी दिखाई दे जाए वहां वृद्धि संधि है। कहीं भी अगर आपको ऐसी मात्रा दिखाई दे जाए, आई की मात्रा, औ की मात्रा या आ,
तो वो वृद्धि है। ठीक है, अब देखिए अत्र धन एव, अत्र धन एव, तो अत्र अ है, हमारा नियम जैसे कहता है कि अ है, अ के ठीक पश्चात क्या है, एच है। एच कौन प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, ए आई ओ औ। प्रत्याहार तो आप समझते हैं ना, प्रत्याहार में पढ़ा चुकी हूँ, आप उनको पढ़ लीजिए। वर्ण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रत्याहार आपको दिख जाएंगे, आप उन्हें देखिएगा। ठीक है, तो अब हमने कहा कि अत्र धन एव, तो अत्रैव हो गया। आई की जो मात्रा है, ए के स्थान पर ये ए है, क्या है ये ए के स्थान पर आई की मात्रा हो जाएगी और मात्रा लगेगी ऐसे डबल। ठीक है, तो अत्रैव हो गया। ठीक इसी प्रकार मत धन ऐक्यम, मतैक्यम, ए की जो मात्रा थी उसके स्थान पर आई की मात्रा हो गई। ठीक है, इसी प्रकार सदा धन एव सदैव, क्या हो गया, सदा धन एव सदैव। इसी तरह प्रधन औषधि प्रौषति, प्रधन औषधि प्रौषति, क्यों, अब हमारे पास ये वाला नियम है ना, अ या आ के बाद ए ओ आई औ, इनमें से कुछ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारे पास आई औ और आ ये मात्राएं हमको प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अ के ठीक पश्चात औ प्राप्त हो रहा है, तो औ ही हो जाएगा, मिलकर के बन जाएगा प्रौषति। इसी प्रकार से एक और उदाहरण आता है, कृष्ण धन औत्कंठ्यम, कृष्ण धन औत्कंठ्यम, तो अ के पश्चात औ है, तो औ के स्थान पर औ ही होगा, तो कृष्णौत्कंठ्यम। इस प्रकार से ये वृद्धि आदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं इसके और अन्य उदाहरण। ठीक है, इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। ये एक इस प्रकार के उदाहरण है दोस्तों, कुछ जो किसी न किसी नियम के वजह से होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी उपसर्ग या धातुएं होती है, सिर्फ उनके साथ रहने पर ही इस प्रकार के उदाहरण हमको प्राप्त होते हैं। इनको कहते हैं अपवाद सूत्र। इन्हें क्या कहते हैं, अपवाद सूत्र। सूत्र बताऊंगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि सूत्र बताने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि संस्कृत में हर एक नियम का एक प्रतिनियम होता है। प्रतिनियम यानी कि कोई एक नियम है, उसमें यदि कहीं अपवाद प्राप्त होता है तो उसके लिए एक और नियम बन जाता है। इसको वार्तिक कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको, वार्तिक कह देते हैं, या फिर अपवाद सूत्र कह देते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए, अ या आ के बाद यदि ये तीन धातुएं हैं, ये तीन धातुएं हैं, एधा वृद्धौ इण गतौ और ऊठ। ठीक है, ये तीनों धातुएं हैं, धातुएं। जैसा कि मैंने बताया कि धातु ही क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रिया। क्रियाओं को धातु कहते हैं संस्कृत में। तो ये तीन क्रियाएं यदि अ या आ के बाद आती है, तो वहां पर कोई दूसरी संधि प्राप्त भी हो रही होगी ना, तो भी वृद्धि कार्य हो जाएगा। हालांकि ये धातुएं आने के बाद और भी कई प्रकार की संधियां प्राप्त होती है, लेकिन उसके स्थान पर हमको करना क्या है, केवल वृद्धि कार्य करना है, क्योंकि ये एक अपवाद सूत्र है। अब देखिए, उपसर्ग पूर्वक एध धातु है। एध किसका, वृद्धि अर्थ में एध धातु आती है। ठीक है, तो आप देखो, उपेधते, 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 यानी कि यहाँ पर उपधन एधते एक संधि होती है, पररूप संधि, इसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ जो उपस्थिति है, किस चीज की उपस्थिति हो रही है, यहाँ पर पररूप की एक उपस्थिति हो रही है, यानी कि वो संधि हमको प्राप्त हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वो न करके, क्योंकि अ या आ के बाद हमको एध धातु प्राप्त हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर वृद्धि संधि कर देंगे, जबकि यहाँ पर पररूप संधि होनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक अपवाद नियम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसी प्रकार उपसर्ग पूर्वक एति धातु है। एति गति के अर्थ में आने वाली धातु है, एति। ठीक है, उपैति, पास आना, इस प्रकार से उपैति, तो यहाँ पर भी हमको पररूप संधि प्राप्त हो रही थी, लेकिन हमने उपैति वृद्धि संधि कर दी है। इसी प्रकार पृष्ठ, ऊह, ऊह धातु ऊठ से संबंधित है, ये जो ऊह शब्द आया है। ठीक है, तो यहाँ पर पृष्ठ धन ऊह, पृष्ठौह, ऊ के स्थान पर यहाँ पर क्या हो गया है, गुण ओ होना चाहिए था। ऊ को गुण क्या होता है, ओ होना चाहिए था, लेकिन ओ के स्थान पर यहाँ पर औ हो गया है, जो कि वृद्धि है। हमको यहाँ गुण संधि प्राप्त थी, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि इन तीन धातुओं के दिख जाने पर हमें कहीं भी किसी भी स्थिति में वहां पर वृद्धि कार्य करना है। तो यहाँ पर ओ प्राप्त होना चाहिए था, ऊ को गुण ओ होता है, लेकिन यहाँ पर हमने वृद्धि की है, क्योंकि ये एक अपवाद सूत्र है। ठीक है, अगला हम देखते हैं स्वधर ईर और ईरिणी, स्वैरिणी और स्वैरिणी। कैसे इसका रूप बनेगा, देखो मैं लिख देती हूँ, स्वैरिणी। ठीक है, इस प्रकार रूप बनेगा, या स्वैर,
ये दो रूप बनेंगे। जब ईर लगेगा तो स्वैर बनेगा, जब ईरिन लगेगा तो स्वैरिणी ये बनेगा। ठीक है, तो यहां पर भी हमने देखा कि दो मात्राएं लगी है, जबकि जो ई है इसको गुण ए होना चाहिए था ना, ए, सिर्फ ए की मात्रा, लेकिन आई की मात्रा लगी है, तो ये वृद्धि संधि हो गई है यहाँ पर भी। ठीक है, आ गया। इसके बाद देखते हैं प्र उपसर्ग से ऊठ, ऊढ़, एश, एष्य, इनमें से कुछ भी प्राप्त हो जाए तो भी हमें क्या करना है, वृद्धि संधि करनी है। ये भी एक सूत्र के तहत है। ठीक है, इसी प्रकार अक्ष ऊहिनी, तो ये ऊह जो है ना इससे संबंधित है। तो अक्षोहिणी सेना, ठीक है, अक्षोहिणी सेना किसके पास थी, आप जानते हैं, श्री कृष्ण के पास। तो अक्षोहिणी जो सेना है, सेना का नाम है, तो ऊ के स्थान पर ओ प्राप्त होना था, लेकिन ओ के स्थान पर औ प्राप्त हुआ है, तो ये इसी अपवाद सूत्र के कारण है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं स्वैरिणी, स्वैर के साथ ईर है, तो ई को तो गुण ए होना चाहिए था, लेकिन आई हो गया यहाँ पर, तो स्वैरिणी। तो आपसे दो प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पर कौन सी संधि, तो आप कहेंगे वृद्धि। दूसरी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस कारण से यह वृद्धि है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि एध धातु, ईण धातु और उठ धातु के प्रयोग के कारण यहाँ पर कोई सी भी संधि प्राप्त हो रही हो, लेकिन हमको वृद्धि संधि करनी पड़ेगी। ये एक अपवाद नियम है। ठीक है, आगे बात समझ में। आप देखिए यहाँ पर एक और नियम आता है, ये क्या कहता है, प्र उपसर्ग पूर्वक वत्सर, कंबल, वसन, ऋण, दशन आदि शब्द होने पर, ये सारे शब्द यदि हमको प्राप्त हो गए तो वृद्धि होनी ही होनी है। कैसे, प्र के बाद जैसे ऋण अगर हमको प्राप्त हो गया, प्र धन ऋणम, ठीक है, तो प्र के स्थान पर यहां पर क्या है, अ के स्थान पर क्या है, री, ऋषि, प्लस के बाद यहां पर है री, ऋषि, तो री को हम क्या कर लेंगे, अर। ठीक है, तो क्या स्थिति है, अधन आधा र धन नम, ये स्थिति है यहाँ पर। ठीक है, याद रहेगी। तो अ प्लस अ, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होकर के आ हो जाएगा, प्रा। ठीक है, अब यहाँ पर र जो है ये ण के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, म, तो अब इसको कैसे कर देंगे हम, प्रारणम। ठीक है, प्रारणम, ये हो गया। इसके बाद वत्सारणम, इसी प्रकार वत्सर शब्द के आगे ऋणम लिखेंगे, ऋणम लिखेंगे तो वत्सारणम ये हो जाएगा। कंबल के आगे यदि ऋणम लिखेंगे तो कंबलारणम हो जाएगा। इसी प्रकार दशन के शब्द के आगे अगर हम ऋणम लिखेंगे तो दशनारणम हो जाएगा। इसी प्रकार क्या कहा इन्होंने, उप या प्र, इन दो उपसर्गों के साथ यदि ऋकार आदि कोई भी धातु है तो उसको इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि कब होती है, अधन अ को जब आ हो रहा है, प्रा आ की मात्रा आ रही है, लेकिन कब, जब ऋकारादि धातु पीछे है। ऋकारादि धातु किसे कहते हैं, ऐसी धातु जो री से शुरू हो रही है। ठीक है, जैसे रिच्छति, 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 ये ऋकारादि धातु है जो उप उपसर्ग और प्र उपसर्ग में लगकर इस प्रकार से रूप बनाती है, उपार्छति और प्रार्छति। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितने नियम देखे, अब ये देखते हैं हम, यहाँ पर 3 नियम देखे। पहला नियम तो ये आपके सामने है। ठीक है, जब कभी भी एद, ईण और उठ आ जाए तो आ और आ के बाद आ जाए तो उसको वृद्धि संधि होगी। दूसरा नियम हमने ये देखा था कि प्र उपसर्ग के साथ वत्सल, कमल, वसन, ऋण ये शब्द आ जाए और ऋण शब्द के साथ आ जाए तो वृद्धि हो जाएगी। और तीसरा नियम हमने ये देखा कि उप और प्र उपसर्ग के साथ जब कभी भी री से शुरू होने वाली धातु, ऋकारादि धातु किसे कहते हैं, ऐसी धातु जो री से शुरू हो रही है, ठीक है, ऐसी धातु आ जाए तो उसके साथ भी हमको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि संधि हो जाएगी। और आ का वृद्धि संधि क्या होती है, आ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण थे जो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब आती है चौथे नंबर की स्वर संधि, जिसे कि कहते हैं पररूप संधि। ठीक है, सबसे पहले तो हम संस्कृत में ये समझते हैं कि जब कभी भी हम संधि करते हैं बीच में प्लस लगा होता है। ये जो स्थान होता है इसे कहते हैं पूर्व स्थान, और ये जो बाद वाला स्थान होता है इसको कहते हैं पर स्थान। जब कभी आपसे ये कहा जा रहा है पर रूप संधि, जब प्लस से पहले भी कुछ है और बाद में भी कुछ है लेकिन वो बाद वाले के समान हो जाता है, इसको पर रूप कहते हैं। पर यानी पीछे वाला, रूप यानी पीछे वाले रूप के समान ही संधि हो जाए, इसको पररूप संधि कहते हैं। जब कभी भी पूर्व वाले रूप के समान
संधि करते हैं तो उसको पूर्व रूप संधि कहते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं पर रूप संधि। तो आपको ये पता लग गया है कि पर किसे कहते हैं, प्लस के बाद का जो ये स्थान होता है इसको पर कहते हैं। अब इन्होंने नियम क्या बनाया आइए देखते हैं। अ और आ उपसर्ग, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अ से या आ से प्रारंभ होने वाला उपसर्ग होना चाहिए, प्लस ए और ओ इन दोनों से प्रारंभ होने वाली धातु होना चाहिए। कौन सी धातु होना चाहिए, ए और ओ। तो हो गया समझ में, ये वृद्धि का अपवाद है। कैसे, आ और आ के बाद, आ और आ के बाद ए और औ से शुरू होने वाली धातु होनी चाहिए और पहले होना चाहिए उपसर्ग। अब देखो, धातु रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व और पर यानी कि यहां और यहां दोनों के स्थान पर एक आदेश, मैंने जैसा कि बताया था कि एक आदेश जब दोनों के स्थान पर होता है उसको एक आदेश कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। आप देखो कैसे होता है। अब देखो पहला उदाहरण है यहाँ पर उप औषधि। कैसे करेंगे इसको, उप, पहला नियम इन्होंने क्या बताया था कि अ या आ से उत्पन्न होने वाला एक उपसर्ग होना चाहिए। हाँ भाई, एक उपसर्ग है और अ से खत्म भी होता है। इसके ठीक बाद ए और ओ से शुरू होने वाली धातु होना चाहिए। ये लो, औषधि एक धातु है। ठीक है, तो उप उपसर्ग जो कि अ से खत्म होता है उसके ठीक बाद ओ से शुरू होने वाली कोई धातु है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि प्राप्त हो रही है, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पर गुण ही रखना है। ओ तो गुण होता है ना, औ क्या होती है, वृद्धि। कई तो ऐसे सूत्र हैं जिसके कारण दूसरी संधियां प्राप्त होती है फिर भी हमको वृद्धि ही करनी है। तो कुछ ऐसे भी सूत्र हैं जहां पर हमको वृद्धि संधि प्राप्त हो रही है लेकिन वृद्धि के स्थान पर दूसरी संधियां कर देंगे हम, ये आपने देखा। और ऐसी स्थिति जब प्राप्त हो जाए इसी को हम पररूप संधि कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार उप के साथ ए लयति, ए से स्टार्ट होने वाली जो धातु है वो है, तो उप से उपेलयति कर दिया। ए तो किसका है, गुण है ना, गुण संधि कर दी, जबकि यहाँ तो वृद्धि संधि प्राप्त हो रही थी फिर भी। ठीक है, वृद्धि संधि कब होती है, भूल तो नहीं गए, अ और आ के पश्चात यदि ए ओ आई ओ औ प्राप्त हो तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। और देखो अ के बाद ए प्राप्त हो रहा है, यहाँ तो वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि पररूप संधि है और ये इसको बाधती यानी कि मना करती है कि ये संधि नहीं होने दूंगी और मैं यहाँ पर क्या करूंगी, गुण संधि करूंगी। और इसी को क्या कहते हैं, पिछला पर यानी बाद वाला जो रूप है उसी में ढल जाए। कैसे ढल जाए, ऊप, यहाँ पर इसमें अ मिला है, इस अ को हटा दीजिए इसमें से, और जो ए लेती है ना उस ए को इसमें जोड़ दीजिए। पर वाले रूप को ही जब जोड़ दिया जाए तो वो पर रूप संधि है। इसमें देखिए प्र में अ है, इस अ को निकाल दो। अब प्र कैसे हो जाएगा, ये प्र, अब इसमें हलंत लगा देंगे। ए है, इस ए को ही प्र में जोड़ देंगे तो ये प्रेषयति हो जाएगा। इसी को कहते हैं पर रूप संधि। पर यानी बाद वाले रूप के जैसे ही बना देना, पर रूप संधि कहलाती है। एक और इसका उदाहरण देखते हैं, अवेति, तो ये ए है, क्या है, ए। अवैति, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ये दो प्रकार से मिलता है, अवेति भी मिलता है और अवैति भी मिलता है। अवैति तो वृद्धि हो गया है और ये गुण है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रधन एजते प्रेजते, ये प्रसिद्ध उदाहरण है और न जाने क्यों एग्जामिनर का बहुत ही प्रिय प्रश्न है ये, प्रेजते पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, पररूप संधि है। प्लस के पश्चात जो भी आपके पास ए या ओ जो भी है वो ही यदि आगे वाले उपसर्ग में जुड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, पररूप संधि कहते हैं। आ गया समझ में। ठीक है, आगे चले। अब आती है यण संधि, आपकी हमारी हम सबकी जो प्रिय है वो है यण संधि, जो कि हिंदी में भी होती है और हर जगह समान होती है। ठीक है,